बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे आप लोगों के मुंह से फूटते नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड, अडानी अंबानी, राफेल, इसमें आप उलझाते हैं और शायद आप ही ने फोकस इलेक्शंस में अपना खोया। मैं आपसे उलझना नहीं चाहती हूं, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन क्या आशुतोष जी भावनात्मक मुद्दे उठाए और जनता ने वोट दे दिया बीजेपी को? कब तक ये बहाना चलेगा भाई? अगर ये बहाना नहीं है तो क्या है? अब राम मंदिर, भावनाओं को उन्होंने उठा दिया इसलिए जनता ने उनको वोट कर दिया। ये तो स्केपगोट है ना भाई। आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी जेब में प्रॉब्लम है, आपको रोजगार का प्रॉब्लम है, और आपने वोटर्स को अपनी तरफ क्यों नहीं कहा? ये बाद में कहना इमोशनल इश्यूज पर वोटिंग हुई इसलिए वो जीत गए। क्या ये बीजेपी से क्रेडिट छीनना और जनता को बेवकूफ समझने के बराबर नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कोई क्रेडिट छीनने की बात है, लेकिन अगर आप 2014-2019 के लोकसभा चुनाव का अगर आकलन करेंगे तो 2014 का चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए गया क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी। एक तरीके से वेव चल रही थी कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के जितने गंभीर आरोप लगे थे। दूसरा, अगर 2019 की बात करेंगे, 2019 के चुनाव को अगर आप बालाकोट से अगर आप हटा दें तो अब शायद उसका एक असेसमेंट संभव होता, क्योंकि फरवरी बालाकोट के पहले और फरवरी बालाकोट के बाद की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त अगर आप सर्वे उठा के देखेंगे तो भी आपको एक अंदाजा लगता। जहां तक ये कहना कि नहीं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अन्यथा ये कैसे संभव है कि सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ा है, और 55% लोग ऐसा कहते हैं, जबकि 2019 में सिर्फ 40%, यानी भ्रष्टाचार बढ़ा, ये मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। और अगर आप लगातार देखिए कि बेरोजगारी नंबर 1 है, महंगाई नंबर 1 है, विकास अपने आप बड़ा मुद्दा है, और जब हिंदुत्व की बात आती सिर्फ 2% लोग कहते हैं, या राम मंदिर के निर्माण को 8% लोग कहते। मेरा कहना यह कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। प्रश्न क्या है कि लोग अपने वोट को किस आधार पर डिफाइन करेंगे। इस आधार पर डिफाइन करेंगे कि क्या विपक्ष उनको यह कन्विंस करा पाएगा कि दरअसल हम आपकी समस्याओं को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की स्थिति में हैं। अगर वो इन समस्याओं का समाधान दे, लोग अगर कन्विंस हो, तो ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ काम कर पाएंगे। अगर वो समाधान नहीं दे पाएंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करा पाएंगे, तो फिर सरकार के पक्ष में जिस तरीके से 2019 वोट पड़े उस तरीके के वोट पड़ सकते हैं। सर्वे ये बताते हैं कि ये इश्यूज ग्राउंड पर हैं, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ये इश्यूज उनके वोट देने के निर्णय को बहुत प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता इन मुद्दों के कारण वो अपना वोट बीजेपी से बदलकर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को देंगे। वजह क्रेडिबिलिटी की कमी विपक्ष के नेताओं में। बिल्कुल, ये भी एक बात है। ये बात तो आपको सर्वे में जवाब नहीं दिया। ये आप देखिए संजय जी, साथ ही साथ भिड़िए मत सर, प्लीज एक एनालिस्ट को बोलने दीजिए, इन पर मत गुस्सा निकालिए। गुस्सा नहीं है, प्रश्न वोटर को कन्विंस कीजिए। मैं तो प्रश्न कर रहा हूं कि क्या संजय जी आपको जनता ने बताया कि इस मुद्दे पर हम वोट नहीं देंगे और हम वोट, यही स्टूडियो था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे और सारे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता इन पर टूट पड़ते थे जब ये कहते थे कि लो, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन एनालिस्ट। प्लीज समझिए, सब पे हमला करना, नेगेटिव नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान है। सुनिए, ये कहते थे लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है योगी का। जब हम लोग हाथरस और लखीमपुरी पर रोज डिबेट करते थे और हम लोग इनको आश्चर्य से देखते थे। आपकी पार्टी के नेता मतलब बस इनके कपड़े नहीं फाड़े थे, बाकी सब कुछ इनको सुनाते थे, और वही साबित हुआ ऑन ग्राउंड। प्लीज सर, अंजना जी एक लाइन मैं और जोड़ूंगा, मैं एक लाइन और इस पर जोड़ूंगा। आप यूपी का जिक्र कर रहे थे, हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए और आप उठा करके कोई प्रोग्राम, कोई मेरे डिबेट्स देख लीजिए, और मैं लगातार कहता था कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं जीत रही है, हार रही है, और उस समय भी जिस तरह के बयान आते थे उससे भी देखना चाहिए। तो सचमुच है, आंकड़ों से झगड़ने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत नहीं। संजय जी, मैंने सिर्फ ये बात कही कि आपने जो बाद में ऐड किया वो सर्वे का बिंदु नहीं था आपके। आपने ये कहा कि जनता उस पर वोट नहीं करने जा रही है, तो आपको ये कहना चाहिए कि हमने ये प्रश्न नहीं किया। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो सिर्फ एकमात्र स्कीम का फर्क था, वो हमने भी आपके शो, टेलीविजन शो में बाद में जब वोटिंग हो गई तब इस बात का अनुभव हमको था, इसलिए हम उससे इनकार हो सकता है इसका जवाब कल के सर्वे में आ जाए। चलिए जल्दी से आप चलते हैं जफर इस्लाम साहब के पास। बताइए भाई जफर साहब, बताइए इमोटिव इश्यूज, पुलवामा नहीं हुआ होता तो 19 में आपको ऐसी जीत नहीं मिलती, ये आशुतोष जी का और अभय दुबे जी का दोनों का मानना है। इस बार आपके लिए चैलेंज बड़ा है जब आप 400 का दम भर रहे हैं। देखिए, हारने के बाद कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढना ही, उनको ये बहाने ढूंढते हैं।
इमोटिव इशू इनके लिए हो सकता है, ये नेशनल प्राइड का इशू था। और ये नेशनल प्राइड में हर जनता पूरे तौर से साथ सरकार के साथ खड़ी थी। जब देश की बात आती है तो देश के लिए समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता देश है, उसके बाद ही कुछ होती है, और पार्टियों के लिए परिवार हो सकता है। लेकिन मैं बात करता हूँ, अभी ये देखिए स्टूडियो में तो ये लड़ जाते हैं, अभी सीडीएस संजय भाई से लड़ रहे थे भाई, देखिए उनका आपसी जो भी हो लड़ाई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपने इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। अब जरा यहाँ तो देखिए कि लोगों के दिलों को खंगाल के तो देखिए, वो आपके लिए चिंता ही नहीं, आपके लिए आशीर्वाद देने का उनका मन ही नहीं है। इसलिए मन नहीं है कि आप इसी सब चीजों में रह जाते हैं, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या कर, भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, उसके बारे में जिस दिन सोचोगे जनता तुम्हारे बारे में सोचेगी। ये तो सिर्फ आप लोगों का काम रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करते रहो, कटघरे में खड़े करते रहो। जो आपको आपके फायदे की बात नहीं करे उसको कटघरे में। तो विपक्ष के नेता आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे। एक गंभीर आपत्ति मुझे, ये नेशनल प्राइड का इशू नहीं हो सकता पुलवामा का हमला। आपने कहा नेशनल प्राइड का इशू है, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे, आप कह रहे हैं नेशनल प्राइड का इशू। बिल्कुल क्या बात करते हैं, क्षमा मांगनी चाहिए ऐसे बयान नहीं, आपको ये नेशनल प्राइड का इशू नहीं हो सकता। जफर इस्लाम साहब, आप पूछिए उन शहीदों की बेवा से जाकर उनके परिवार को, आपको शर्म आना चाहिए। आप लोग दोनों लगातार बोलेंगे ना तो दर्शक सुन नहीं पाते हैं। प्लीज आज तक पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोले। एक सेकंड, लेकिन अभय जी आप लोगों ने ये मुद्दा तो उठाया। अच्छा ठीक है, पूरा कर आराम से। देखिए अंजना जी, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, मैं बीच में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, बीच में किसी को रोकता नहीं। जरा इन्हें भी समझा दीजिए कि तौर तरीके, बहुत साल से डिबेट कर रहे हैं आप, तो डिबेट करते करते इनके कितने से साल हो गए हैं, अभी भी इनको ये समझ में नहीं आता कि सिंसियर डिबेट कैसे होता है, बीच में टीका टिप्पणी करना है। अपने समय आगे बात कीजिएगा, मैं सुनता तो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जब देश के बारे में बात आती है, अगर देश के जवानों का मनोबल आप गिराने के लिए खड़े हो जाइएगा तो कौन आपका साथ देगा? हमने अगर बालाकोट में अगर स्ट्राइक हुआ है तो हमने उसकी पुष्टि करने के लिए इन्होंने खड़े कर दिया कि भाई अगर आपने अटैक किया है, घुस के मारा है, तो उसके पूरा प्रूफ लेके आइए। ये आप किससे मांग रहे हैं? एक जवान से मांग रहे हैं, देश के जवानों से मांग रहे, जिन्होंने देश में समर्पित होकर अपनी जान दी है, बलिदान दिया, उससे आप प्रूफ मांग रहे हैं। ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा? कौन जनता वोट देगा? अरे भाई, कम से कम आपको तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमने कोई इमोशनल इशू नहीं किया, हमने वही किया जो कर्तव्य होना चाहिए था एक सरकार का, वो हमने निभाया। आज देखिए दुनिया में सिर्फ जो पूरे दुनिया में इस बात को माना जा रहा है, देश का सिक्का माना जा रहा है कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे इधर मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री, उधर इजराइल हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे सबके साथ रिश्ते अच्छे हुए। क्यों? इसको समझना चाहिए। इसलिए कि हमने अपने इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक कमजोर देश समझने वाले लोग आज देश के अंदर कमजोर हो गए हैं, लेकिन जो लोग देश को मजबूत समझते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते थे, वो देश के अंदर भी मजबूत है, देश के बाहर भी मजबूत है। ये फर्क जब तक नहीं इनको समझ में आएगा, ये 54 से 43 से भी 24 पे आ जाएंगे। ये इनकी हैसियत है आज इस देश में। ये प्रश्न इसलिए बड़ा है अभय दुबे जी, अब आप आराम से इसका जवाब दीजिए बिना गुस्साए हुए। देखिए, जनरल बिपिन रावत की चर्चा आज भी पहाड़ों पर हो रही है और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर लोगों को बताते हैं कि ये देवभूमि है, वीर भूमि है, तपोभूमि है। जो जनरल बिपिन रावत साहब का अपमान करते हैं, जो उनको सड़क का गुंडा ये कहते हैं, वो कहते हैं, देखिए शायद आपके किसी एक नेता ने बयान दिया हो, लेकिन वो चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड में मुद्दा बनता है, क्योंकि सेना के सम्मान, उसके शान की बात वहां पर गूंजती है पहाड़ों में। ये आप लोगों के लिए क्या एक प्रॉब्लम एरिया नहीं है, इस बात को ना समझ पाना? आपने उठाया था ना पुलवामा का मुद्दा पिछली बार, जनता ने क्यों नहीं भरोसा किया? जनरल बिपिन रावत जी का, हमारे पहले सीडीएस का, इससे बड़ा अपमान हो सकता है? उनके जाने के पहले, उनकी शहादत के पहले का इंटरव्यू देखिए, और खासकर प्रधानमंत्री जी आपको देखना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सैनिक समय के पहले रिटायर कर दिए जाते हैं, अर्थात जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो 15-17 साल में रिटायर करके उनको पेंशन थमाते हैं, उस पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्रों में 5-7 वर्ष तक सैनिक लड़ता है, जब अच्छा समय आता है तब हम उसको रिटायर कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा समय दिया जाए। तो फिर अग्निवीर की योजना किसके कहने पर रहा है? आप तो कहते थे 33 साल से सेना यह विचार कर रही थी। हमारे नरवरे साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सेना खुद चौंक गई थी इस निर्णय से। आजाद भारत के इतिहास में सेना का इससे बड़ा उपहास और कोई नहीं उड़ाया गया जो आपने। प्रधानमंत्री जी हमारे 2047 तक सत्ता चाहते हैं।
मतलब 25-30 साल आप राज करें और 4 साल में रिटायर कर देंगे जवान को। इससे बड़ा बिपिन रावत साहब का अपमान कुछ नहीं हो सकता। पूरा उत्तराखंड इसका बदला लेगा। और उत्तराखंड वो देवभूमि भी है और वो भारत मां की अस्मिता की रक्षा करने वाली भूमि भी है। वहां सबसे ज्यादा आशुतोष जी, इसी मतलब हर कोई ना आजकल सर्वे से भी वही हिस्सा निकालता है जो उसकी आइडियोलॉजी को या उसकी थिंकिंग प्रोसेस को सूट करता है। इसी सर्वे में यह भी लिखा है कि पूरे विश्व में भारत का सम्मान पिछले दिनों बढ़ा है और ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। अब इसका क्या, क्योंकि ये तो कोर एजेंडा है बीजेपी का। विश्व गुरु है हम, कोविड के वक्त हमने अन्य देशों की मदद की, विश्व में हमारी धमक है, बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, बराबरी से अब आंखें में आंख डालकर भी भारत बात करता है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कठोर बात और नहीं हो सकती कि आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए क्रेडिट दीजिए कि उनकी वजह से भारत का सम्मान बढ़ा है। क्या मनमोहन सिंह की वजह से सम्मान नहीं बढ़ा है? क्या नेहरू की वजह से भारत का सम्मान नहीं बढ़ा है? क्या इंदिरा गांधी की वजह से भारत का सम्मान नहीं बढ़ा? वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। आप उसकी बात नहीं करते। उन्होंने सिक्किम जैसे देश को भारत में मिला दिया था, क्या उसकी बात नहीं करते? हर प्रधानमंत्री का अपना कंट्रीब्यूशन होता है और हर प्रधानमंत्री के कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहिए। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि कम से कम 2 ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश, जो कहते थे व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द होल वर्ल्ड लिसन्स। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत का मान दुनिया में बढ़ता है और भारत के प्रधानमंत्री का मान बढ़ता है तो हमारा भी मान बढ़ता है। लेकिन सिर्फ एक आदमी को सारा क्रेडिट दे देना और बाकी लोगों को आप डिस्क्रेडिट कर दे और बता दे सब इनकी वजह से हो रहा है। मैं जरा जवाब दूंगा इसका। हम जब भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो मालदीव को भूल जाते हैं। कितने हजार लोग हैं मालदीव की आबादी में? और जिस बुरी तरीके से भारत का अपमान मालदीव ने किया पिछले दिनों, उसने कहा कि भारत का सिपाही अपने सामान्य कपड़ों में भी नहीं रह सकता है, निकाल के बाहर कर दिया। तो भारत का इकबाल कहां था? भारत के नरेंद्र मोदी जी कहां थे? क्या कर रहे थे? प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि अब चीन आज आपकी जमीन के अंदर बैठा हुआ है। क्या भारत का मान बढ़ गया? क्या पाकिस्तान से आपके रिश्ते बेहतर हुए? क्या नेपाल से हमारे रिश्ते बेहतर हुए? क्या श्रीलंका से हमारे रिश्ते बेहतर हुए? क्या? तो ये प्रोपेगेंडा करना एक अलग तरीके का प्रश्न है। मैं एक ही बात कहता हूं, कम से कम विदेश नीति के मसले पर और डिफेंस रक्षा नीति के मसले पर इस देश के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ यह कहना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का मान बढ़ रहा है, मुझे लगता है भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों का अपमान है। और यह अपमान करने का अधिकार किसी नेता को नहीं दिया जा सकता, किसी सरकार को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतिहास माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो सिर्फ यह कहते हैं कि 2014 के बाद से भारत की स्थिति बदल गई है और 2014 के पहले तो भारत कुछ था ही नहीं। आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं ये हम और आप नहीं कह रहे, ये सर्वे में जनता, देश की जनता कह रही है। नहीं, क्या यह सवाल पूछा, माफ करिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं, क्या यह सवाल पूछा गया था कि बाकी प्रधानमंत्रियों का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? ये भी तो होना चाहिए ना उसमें। नहीं, अब ये सर्वे की मेथोडोलॉजी पर हम डिटेल्स में नहीं जा सकते। जब ये पूछते हैं जब कि प्रधानमंत्री मोदी के किस काम से आप सबसे ज्यादा प्रोत्साहित हैं या पसंद करते हैं, तो लोगों ने कहा देश में दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया। अब सर्वे में आप इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछेंगे तो लोगों की याददाश्त नहीं होगी उनके काम के बारे में, और वो जब आंकड़े पेश किए जाएंगे तो इसका क्रिटिसिज्म दूसरे तरह से होगा कि आज जनता को उनके बारे में पता नहीं है। तो सर्वे में आपकी बात सही है, हो सकता है कि इंदिरा गांधी को जब वो प्रधानमंत्री थी तो आज जितनी पूछ या नरेंद्र मोदी की है हो सकता है उससे ज्यादा हो, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो जनता के नजरिए से देखा जा रहा है, हमारे और आपके नजरिए से हम नहीं देख